हेलो फ्रेंड्स, हम 12 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है स्लैमिंग सेंटर ओवर प्रोटेस्ट एंड प्रोसेस, एससी सजेस्ट स्टे ऑन फार्म लॉज पैनल फॉर टॉक्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है कि जब तक कुछ नहीं निकल रहा है, कोई टॉक्स नहीं किसी कंक्लूजन पे आ रही है, तब तक हम स्टे लगा देंगे लॉज पर। ठीक है। तो in one of its rare outbursts against the government in recent times, the Supreme Court bench headed by Chief Justice S.A. Bobde questioned the process behind the enactment of the farm laws and expressed deep disappointment over the centre's handling of the farm protest. तो बेसिकली चीफ जस्टिस बहुत ही निराश हुए जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो हैंडल कर रही है फार्म लॉज को। Scheduling its order for tomorrow, the court indicated that it could even stay the implementation of the new farm laws to ostensibly facilitate a solution। कि मतलब ये कर सकती है इम्प्लीमेंटेशन अगर न्यू फार्म लॉज के उसको स्टे कर सकती है अगर कोई सोल्यूशन नहीं फैसिलिटेट हो पा रहा है। इफ़ वी डू नॉट थिंक द सेंटर इज हैंडलिंग द इशू करेक्टली, वी डू नॉट थिंक यू आर बीइंग इफेक्टिव। ठीक है। तो बेसिकली ये बोला गया है, जो सीजीआई बोबडे उन्होंने ये बोला है हम एक कमेटी बनाएंगे अगर गवर्नमेंट नहीं बनाती है, और उसके बाद हम तब तक जब तक कमेटी कोई अपना डिसीजन नहीं दे देती तब तक हम स्टे लगा देते हैं on the implementation of the farm acts. We are doing this because we have failed to solve the problems. We are proposing to pass this order to facilitate resolution of this problem by a committee chosen by us। ठीक है। और हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जो कि कंड्यूसिव होगा फॉर बोथ द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसमें स्टेइंग द लॉ की सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाती है लॉज पर, नहीं लगाती है। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में स्टे लगाती है, वरना वो स्टे नहीं लगाती है। हाउएवर, अ लाइन ऑफ द प्रीसेडेंट शोज दैट कोर्ट्स हैव बीन वेरी कॉशियस व्हाइल पासिंग इंटरिम ऑर्डर्स टू स्टे लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है। बहुत कॉशियस रहती है कि कोई भी लेजिस्लेचर लॉ पास करे तो वो उस पर स्टे लगाए, क्योंकि बेसिकली जो पार्लियामेंट होती है वो द्वारा चुनी जाती है, वो लोगों के लिए पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करती है, तो उस पर कोर्ट का स्टे लगाना बनता भी नहीं जब तक वो चीज़, और अगर वो चीज़ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो बेसिकली वो तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो इन मैटर्स इन्वॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड रूल्स, कोर्ट शुड बी एक्सट्रीमली लोथ टू पास एन इंटरिम ऑर्डर। ऐसा उन्होंने बोला था 2013 की वैलिडिटी जब दी थी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एक्ट में। हम इस न्यूज़ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज़ पर जाएंगे। अब यहाँ पर बोला गया द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। द स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन इज दैट अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस अ कोर्ट रिव्यूज इट एंड स्ट्राइक्स इट डाउन। ये माना जाता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये ना बोल दे नल एंड वॉइड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। द पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ड्रॉन फ्रॉम आर्टिकल 254 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड इफ द लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 में द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे अमेंडमेंट्स मेड इन 2018 टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उनका बेसिकली ये बोलना था कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो उसको स्टे नहीं कर सकते। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी स्टे करने से मना कर दिया। तो हमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड पता चलता है पहले के केसेस से, कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को तब तक स्टे नहीं करती है जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है इस बात पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसको कभी उस पर कभी स्टे नहीं लगाती है। ठीक है। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट्स यूज़ एक्सपर्ट्स फॉर जीआरई फ्रॉम होम। तो बेसिकली जो जीआरई का एग्ज़ाम होता है उसमें देखा गया जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप यूएस और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जब ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था तो उन्होंने बहुत चीटिंग की, लूप होल्स यूज़ किए चीटिंग करने के लिए। तो चीटिंग by students taking the graduate record examination online from their homes following the COVID-19 outbreak has been red flagged by the largest Indian franchises of US based the Princeton Review। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब आप ऑनलाइन सब चीज़ें कर सकते हो पर उसके बाद भी उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसका बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स अब ये हो कि एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर, या तो फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। The Indian Express spoke to several students who took the GRE with help from outside experts or collaborators. While none of them wished to be named, they revealed a meticulously planned modus operandi। तो उन्होंने अपना बेसिकली ऑपरेंडी बताया है कि पहले तो वो जो ऑनलाइन प्रॉक्टर होता है उसको पूरा रूम ऐसे दिखाना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा, और बीच में भी वो बोल सकता है प्रॉक्टर कभी भी दिखाने के लिए आप अपना रूम दिखाओ। लेकिन ऐसा देखा जाता है जब बच्चे एक दूसरे से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर बैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा जो आता है वो फोटो खींच कर ले जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है और बाहर जाकर सॉल्व करके नीचे से पेपर पास कर देता है। तो मतलब ऐसे मोडस ऑपरेंडी चल रहा है। तो बेसिकली अब उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नीति आयोग को ये लिखा है कि हाईलाइटिंग द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट क्वालिटी। अब मतलब ऐसे आ तो जाएंगे बच्चे पर वहाँ पे फिर जीआरई की स्टूडेंट क्वालिटी खराब होगी अगर ऐसे बच्चे वहाँ पहुँच जाएँ। सेंटर ने बेसिकली बोला है वो फर्स्ट 3 करोड़ शॉट्स के लिए पे करेगी। ठीक है। The center will bear the cost of vaccinating 3 crore healthcare and frontline workers in the first phase of the vaccination drive against the novel coronavirus। अब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या स्ट्रेस किया वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेस होने के लिए। पहले ensuring that data are uploaded in real time for effective monitoring of beneficiaries।
दूसरा, कर्बिंग र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन, और तीसरा, इंश्योरिंग इफेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स। अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है वैक्सीन के बाद, उसके बाद उसकी इफेक्टिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आइडेंटिफाई और मॉनिटर करने के लिए बेनिफिशियरीज जो कि वैक्सीनेट हो गए हैं, फॉर दोस्त वी विल बी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजिंग आधार को लिंक कर देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से बेनिफिशियरीज हो गए हैं। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना है, कोविन प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि मतलब कैसे एक एक्स हाई कोर्ट जज को ड्यूप किया गया बाय एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि उसको वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को जानता है, उनको बड़ी पोस्ट दिला देगा ऐसे गवर्नमेंट में, तो उनको ड्यूप किया, 8 करोड़ रुपए ले लिए और कोई पोस्ट नहीं दिलाई। तो अ सेल्फ स्टाइल्ड एस्ट्रोलॉजर हु क्लेम्ड एक्सेस टू टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैज बीन अरेस्टेड बाय बेंगलुरु पुलिस क्राइम ब्रांच फॉर एलिजिडली चीटिंग ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ ओवर ₹8 करोड़ विद द प्रॉमिस ऑफ ए हाई पोजीशन थ्रू हिज कनेक्शंस। तो इतने इंटेलिजेंट लोग, एक्सपीरियंस लोग भी इन सारी चीज़ों की वजह से डीप हो जाते हैं, तो फिर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जीआरई फ्रॉम होम का मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बता दिया, वहाँ पर वही मेंशन था कि कैसा मोडस ऑपरेंडी चलता है। हम आगे चलते हैं। अब जो सेंट्रल विस्तार रीवैम्प हो रहा है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विजिटर्स होंगे उसके लिए अंडरग्राउंड पैसेज बनाया जा रहा है उनके मूवमेंट के लिए। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में गेट टू यूज़ एन अंडरग्राउंड पीपल मूवर टू रीच देयर ऑफिसेज विच विल ऑल्सो कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन इन द रीडेवलप्ड सेंट्रल विस्ता, ठीक है, ताकि वहाँ पर ये हो कि बहुत ज़्यादा लोग कलेक्ट ना हो जाए, उसकी वजह से बेसिकली एक अंडरग्राउंड पीपल मूवर बनाया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 एक्सरसाइज की बात की गई है, सी विजिल एक्सरसाइज की और ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज की, तो हम देख लेते हैं। दोनों मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बाय द नेवी कंडक्ट होती हैं। द नेवी सेड सी विजिल 2021, अ बाइनियल एक्सरसाइज दैट बिगिन इन जनवरी 2019, जो 2 साल में एक बार होती है, विल बी अंडरटेकन अलॉन्ग द एंटायर 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड विल इन्वॉल्व ऑल द 13 कोस्टल स्टेट्स। तो बेसिकली जो हमारी पूरी कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर की, पूरे पे यानी एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। The exercise, it said, is a build-up towards the major theater-level exercise TROPEX conducted by the Navy every 2 years. Sea Vigil and TROPEX together will cover the entire spectrum of maritime security challenges, including transition from peace to conflict. तो Sea Vigil और TROPEX आपको पता होना चाहिए, maritime security से related exercise है। IAS में तो नहीं पूछ सकते हैं, पर हाँ नॉन IAS एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो एक लॉ बनाया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के लिए, तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने जब रूल्स नोटिफाई किए थे तो उसमें ये था कि आप अगर ट्रायल में होंगे तब भी आपके एनिमल्स को ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब तक प्रूफ ना हो जाए, ऐसा लिखा गया था एक्ट में कि जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक आप ऐसे नहीं ले सकते एनिमल्स को, ठीक है। तो पर गवर्नमेंट ने बोला, अब गवर्नमेंट ने इसका रिप्लाई किया, गवर्नमेंट ने बोला हम बस सीज करते हैं एनिमल को, कन्फिस्केट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सीजर और कन्फिस्केशन में डिफरेंस होता है। तो हम उनके एनिमल उनसे तब तक नहीं ले रहे, अगर वो गिल्टी नहीं प्रूव होते तो उनके एनिमल उनको वापस कर देते हैं। तो in an affidavit filed in the top court, the government said the rules only permit seizure, which is temporary in nature and merely taking possession of property and not confiscation, which amounts to transfer of ownership in the property and is supposed to be carried out only after final adjudication of the rights of the parties in a given case. तो बेसिकली ये बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा हम सीज करते हैं, हम कन्फिस्केट नहीं करते हैं, अगर वो नहीं प्रूफ होता है उसके खिलाफ वो चीज़ तो वापस कर देते हैं उनका एनिमल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सर्वे किया गया है जिसका नाम है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो कि बेसिकली देखता है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट चल रहा है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। इंडिया में लगभग 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो बेसिकली इसका टोटल एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5%। अगर सर्वे के अकॉर्डिंग जाएँ तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश ये बेस्ट परफॉर्मर है, और टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में वर्स्ट परफॉर्मर है। इवेंट पर बोलते समय ये भी बोला कि 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, 70% ऑफ द एशियाटिक लॉयंस और 60% लेपर्ड पॉपुलेशन बेसिकली इंडिया में है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा थ्राइव कर रही है। इंडिया हैज़ सिस्टमैटिकली डेजिग्नेटेड इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज इन 4 लीगल कैटेगरीज। तो हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज 4 कैटेगरीज में जाते हैं। पहला नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व, चौथा कम्युनिटी रिजर्व। और ये चारों किसके अंदर डिफाइन है? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अंडर दिस एक्ट इंडिया के पास लगभग 903 फॉर्मली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली बताया गया कितने नेशनल पार्क से कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हम ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडाइज की आशा वर्कर्स के साथ कितना, मतलब उनको बोला जाता है बहुत प्राइड का काम है, आप केयर वर्क कर रहे हो ये सब, लेकिन उनके साथ कितनी ज़्यादा प्रेजुडाइज भी होता है ये बताया गया।
अभी जैसे कोविड-19 के टाइम में जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको बोला गया फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं इन बैटल अगेंस्ट द पैंडेमिक, ठीक है। बेसिकली करती क्या है, ये मिशन मोड में काम करती है। जैसे कोई भी ICDS स्कीम होगी, कोई भी स्कीम होगी बच्चे या विमेन से रिलेटेड, तो विमेन को वो क्या करती हैं, बेसिकली वहाँ तक ले जाती हैं, एरिया तक जहाँ पर उनको ICDS स्कीम का बेनिफिट मिलता है, और उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं कि वो कितने लोगों को ला रहे हैं, ठीक है। As the response to the pandemic required localized approaches, service of community workers became useful given their robust contact at the grassroots. अब जब पैंडेमिक आया तो इनका यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि इनका बहुत अच्छा कांटेक्ट होता है एट द ग्रास रूट्स। लॉकडाउन की तरफ समय जब बहुत अनसर्टेनिटी थे, वायरस का फियर था, तो इन्होंने ही कनेक्टिंग लिंक की तरह काम किया बिटवीन द कम्युनिटी एंड द स्टेट मशीनरी। लेकिन ये कम्युनिटी वर्कर्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्टेट डी वैल्यू करता है किसी विमेन के वर्क को, स्पेशली द लेबर ऑफ दोज इन्वॉल्व इन केयर वर्क, मतलब जो बेसिकली केयर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। द स्टेरियोटाइप दैट परसिस्ट ऑफ वुमेन्स एबिलिटी एंड देयर इनबिल्ट कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड other fellow beings feelings, especially other women, makes them perfectly suitable to be recruited as community workers. अब बेसिकली स्टेरियोटाइप भी चलता है सोसाइटी में कि जो एक विमेन होती है वो कैसे केयर वर्क के लिए बनी है और कैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकती है, दूसरी विमेन की फीलिंग को समझ सकती है, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा उसकी इमेज स्टेरियोटाइप होती जा रही है। दिस एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ विमेन इन द कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी की वजह से हम देखते हैं कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के लिए ज़्यादातर विमेन को ही हायर किया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। बट इन इंडिया देयर इज अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज दिस ऑल विमेन वर्कफोर्स एज वर्कर्स, पर अभी तक इनको वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं आशा वर्कर्स को। प्रोवाइडिंग लेबर, दे आर क्लासिफाइड एज ऑनररी वर्कर्स, मतलब उनको ऑनर दिया जाता है, पर मतलब उनको इतनी प्राइड वाली पोजीशन दे दी जाती है, पर उनको तभी भी मिनिमम वेजेस डिनाई किए जाते हैं, लीव नहीं मिलती है, मतलब उनके साथ इतनी दिक्कतें हैं, ठीक है। Many petitions have been submitted by community workers and the unions demanding recognition as workers. तो उनके बहुत सारे community workers और unions ने बेसिकली पिटीशन सबमिट की कि उनको वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आंगनवाड़ी, आशा एंड नेशनल हेल्थ मिशन वर्कर्स had a 2-day nationwide strike demanding safety insurance, risk allowance and fixed wages। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने अभी इस बारे पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। From the glorified position of corona warriors, they will slowly retreat to their old unrecognized identity and sphere of neglect। जैसे वैक्सीन आ गई तो वापस से वो अपनी old unrecognized identity में चली जाएंगी। It is high time that the state recognizes the contribution of these women and accept them as workers। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि गवर्नमेंट क्या करे, उनको रिकॉग्नाइज करे एज वर्कर्स। दिस कुड हेल्प इन रिजॉल्विंग द लार्जर इशू ऑफ डिवैल्यूएशन women's work and the secondary status as workers। The declining women's workforce participation has been a matter of concern even before COVID। अभी हम देख रहे हैं कि women का workforce participation तो बहुत कम है ही, उसके बाद हम आशा वर्कर्स को वर्कर्स की तरह नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तो और कम दिखेगा। तो wages and conditions of work of women care workers are matters of concern and the state apathy to recognize the growing sector of women's employment such as domestic work has a long history। तो बेसिकली अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, वो रिकॉग्नाइज करे आशा और आंगनवाड़ी वॉलंटियर्स को वर्कर्स, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम के लिए हो, पर तब भी उनको वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिकली इंगेजिंग द नेबर में ये आर्टिकल इस पे है कि हर देश बात तो करता है कि वो सॉवरन है अपने में, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है और उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस होता है। फॉर एग्जांपल भारत अपने आप को सॉवरन बोलता है, उसके बाद भी वो नेपाल में कभी कभी इंटरफेयर करता है। जैसे तमिलनाडु में पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी उसने जब तमिल और सिन्हेलीज में कुछ दिक्कतें चल रही थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली, ठीक है। बांग्लादेश को उसने लिबरेट किया, तो दूसरे पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करता है। और इंडिया की पॉलिटिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया था कि फार्मर्स के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कोई भी जो नेशन है वो अपने आप में भले नेशनल सॉवरेनिटी की कितनी भी बात कर ले वो उतना सॉवरन होता नहीं है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। जब उसको ज़रूरत होती है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी से इंटरफेरेंस की पॉलिसी में भी चला जाता है। तो बेसिकली सी राजा मोहन द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है इनके द्वारा, अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट किया श्रीलंका में, ठीक है। उसके अलावा नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ भी आए थे। द टू विजिट्स ऑल्सो हाईलाइट द पेरिनियल क्वेश्चंस ऑन इंडियाज रोल इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर साउथ एशियन नेशंस। तो अभी जब हमने देखा कि नेपाल में टर्मोइल आई, वहाँ पर जैसे उनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, तो उसमें इंडिया ने कुछ भी नहीं, इंडिया ने कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन दिल्ली ने तो रिफ्यूज़ल कर दिया उसमें इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन बीजिंग ने तुरंत चाइना ने चला गया उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराने। वो सॉल्व कुछ नहीं करा पाए, वो अलग बात है। उन्होंने बेसिकली क्या किया, उनके यहाँ जाकर इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। तो हैज़ इंडिया फाइनली रिकॉग्नाइज द वर्च्यू ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो हम इससे क्या माने कि अगर इंडिया ने नेपाल में जाकर नहीं इंटरफेयर किया है तो क्या अब इंडिया नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाने लगा है। और बीजिंग जो बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस बोलता था अदर सोसाइटीज़ में, वो अब इंटरफेयरिंग हो गया है।
तो ऑथर ने बोला नॉट सो फास्ट, नाइदर दिल्ली नॉर बीजिंग आर डिपार्टिंग फ्रॉम द बेसिक ट्रेडिशंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज। तो ये जो उनके बेसिक ट्रेडिशंस है फॉरेन पॉलिसीज ये उससे अभी भी दूर नहीं जा रहे हैं। इंटरवेंशंस ऑन द पेरिफेरी हैव बीन एन इंड्योरिंग फीचर ऑफ इंडियन एंड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। भले ही इंडिया हो या चाइना हो, ये इंटरवेंशन करते हैं अपनी पेरिफेरी वाले पेरिफेरी वाले कंट्रीज़ पे, और ये इनका बहुत ही इंड्योरिंग फीचर है। द प्रॉब्लम इज लेस विद द डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस देन द मिसलीडिंग पब्लिक डिस्कोर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन। अब बेसिकली बोला उन्होंने, जैसे अभी जयशंकर गए थे जब श्रीलंका, तो उन्होंने जैसे श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटी के बारे में बोला कि उनको इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, डिग्निटी मिलनी चाहिए विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका। तो उन्होंने बेसिकली क्यों बोला, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इंटरफेरेंस दिख रहा है ना हमें कहीं ना कहीं। इन द 1960s एंड 1970s जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन पूरे एशिया में चल रहा था, तो उस समय डेंग जियोपोंग के चिन्ह था, तब चाइना ने बोला था कि वो कोई भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करेंगे और इधर उधर ज़्यादा माइल्ड एक्सेसेस को नहीं वो करेंगे सपोर्ट। As China became strong and its interest in the neighborhood began to grow, it determined to shape outcomes in other societies। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे चाइना की इकॉनमी ग्रो हुई है, चाइना स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसने सोचा अब हम दूसरे वाले कंट्रीज़ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। To make matters a little more complicated, India and China always insist that other countries should stop interfering in their respective internal affairs। लेकिन इंडिया और चाइना का बेसिकली ये कहना है कि उनके मैटर्स में कोई इंटरफेयर ना करे। तो बेसिकली ऑथर ने बोला इसको हिपोक्रेसी, ठीक है, जिसमें बिग नेशंस तो हमेशा इंटरफेयर करते हैं स्मॉल नेशंस में, पर वो नहीं चाहते कि दूसरे नेशंस उसके में इंटरफेयर करें। मोस्ट रिसेंटली इंडिया रिएक्टेड स्ट्रॉन्गली टू द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज कमेंट ऑन फार्मर्स एजिटेशन, ठीक है, जैसे इंडिया ने अभी स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि ऐसे नहीं बोल सकते वो। द यूएस एंड इट्स एलाइज रेगुलरली क्रिटिसाइज चाइनाज डोमेस्टिक पॉलिसीज। अब यूएस है वो चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता, तो इससे क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि अगर दूसरा कंट्री इंटरफेयर नहीं करता, बेसिकली वो इंटरफेयर कर रहा है। जैसे चाइना कैसे अपने हांगकांग में करता है, उइघुर्स मुस्लिम के लिए कैसे करते हैं, तो इसके बारे में यूएस बार बार स्ट्रांगली कंडेम करता है। तो दिल्ली एंड बीजिंग हैव अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ एक्यूजिंग द अदर ऑफ इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो इंटरवेंशन एक पार्ट हो गया इंटरनेशनल लाइफ में, इंटरनेशनल लाइफ में इंटरवेंशन तो होगा ही होगा। तो बस सॉवरेनिटी का जो लोग कहते हैं कि हम सॉवरन है वो अलग बात है, पर इंटरवेंशन तो होता ही होता है बाय द बिगर कंट्रीज। तो ऑथर ने बेसिकली इसको बोला ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, ऑल पावर्स बिग एंड स्मॉल फ्रीक्वेंटली वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। अब जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सॉवरेनिटी का वो कभी एब्सोल्यूट था ही नहीं। द एबिलिटी टू सिक्योर वन सॉवरेनिटी डिपेंड्स ऑन स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, ठीक है। अब नेशन कितना सॉवरन है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी नेशनल पावर कितनी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिग नेशंस हमेशा टेंड टू इंटरवीन मोर, और स्मॉलर वंस किसी ना किसी तरह वे निकाल लेते हैं बैलेंस करने के लिए बिटवीन द लार्ज नेबर्स। फॉर एग्जाम्पल नेपाल हैज़ लॉन्ग रिसेंटेड इंडियाज इंटरवेंशन और सॉ बीजिंग एज अ बेनाइन नेबर। पहले क्या करता था, इंडिया बहुत ज़्यादा नेपाल में इंटरवीन करता था, लेकिन नेपाल को पसंद नहीं आता था इंडिया कैसे इंटरवीन करना। इस बार इंडिया ने नहीं इंटरवीन किया, तो देखा गया चाइना ने इंटरवीन कर दिया। बट एज इट गेट्स क्लोजर टू चाइना टू बैलेंस इंडिया, नेपाल फाइंड्स बीजिंग हैज़ इट्स ओन इम्पेरेटिव्स फॉर इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो इंटरवेंशन होते हैं बेसिकली डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वजह से भी इंटरवेंशन होते हैं। जैसे कि जो तमिलनाडु वाले लोग हैं वो चाहते हैं जो तमिल मिनॉरिटी है श्रीलंका में वो अच्छे से रहे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे देश को ना चाहते हुए भी इंडिया को इंटरवीन करना पड़ता है श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंहला मेजॉरिटी एंड तमिल मिनॉरिटी इन श्रीलंका प्रोड्यूसेस चेन्नईज पॉलिटिकल प्रेशर ऑन दिल्ली टू इंटरवीन इन श्रीलंका। तो चेन्नई पे एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो नहीं इंटरवीन कर रहे हैं दिल्ली, इंटरवीन कर रहे श्रीलंका में। इसके अलावा सेम ऐसा नेपाल में भी। नेपाल फॉर एग्जांपल एलीट कंपटीशन सीज डिफरेंट फैक्शंस ट्राइंग टू मोबिलाइज एक्सटर्नल पावर्स। अब क्या होता है नेपाल में, जो वहाँ के एलीट हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह एक्सटर्नल पावर्स को मोबिलाइज करके सत्ता हासिल कर लें टू गेन द एडवांटेज ओवर द डोमेस्टिक राइवल्स, ठीक है, ऐसा देखा गया। अब एक बात ये भी देखिए कि किसी दूसरे कंट्री के लिए, जैसे मालदीव्स एक एग्जाम्पल है जिसके लिए इंडिया और चाइना स्ट्रगल कर रहे हैं। In recent years, we have also seen the intense interaction between domestic power struggles and external powers like India and China. The Maldives is one example. तो ऑथर ने बोला इट इज़ अबाउट केयरफुली मैनेजिंग द अनअवॉइडेबल। तो मतलब ये तो अनअवॉइडेबल है, इंटरफेरेंस तो होगा, ठीक है, आपकी सॉवरेनिटी हर्ट होगी, इंटरफेरेंस होगा। तो इस अनअवॉइडेबल के साथ कैसे डील करना, उसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए। तो गिवन द नेचर ऑफ साउथ एशियाज पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स कैन बी आइसोलेटेड विद इन टेरिटरीज ऑफ नेशन। जैसे अब बेसिकली यहाँ पे सारे जो साउथ एशिया में कंट्रीज है वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि इंटरफेरेंस तो होगा। जैसे कि पार्टीशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये ट्रायो कि ही इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान टाइप टुगेदर एंड कॉम्प्लिकेट द इंटरेक्शन एज सेपरेट सॉवरन एंटिटीज। इंडियाज रिलेशन विद इट्स स्मॉलर नेबर्स आर ऑल्सो बर्डन बाय द लेगेसी ऑफ इंडियाज पास्ट। तो इंडिया कैन नाइदर स्टैंड अपार्ट नॉट जंप इन टू एवरी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। या इंडिया बिल्कुल दूर नहीं रह सकता, साथ ही साथ हर कॉन्फ्लिक्ट में भी कूद नहीं सकता है। द रियल क्वेश्चन देन इज तो करना क्या है।
इज़ व्हेन टू इंटरवीन और व्हेन टू अवॉइड। तो बेसिकली बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि कब इंटरवीन करना और कब नहीं करना। तो कोई इसके लिए सिंगल फॉर्मूला या पॉलिसी नहीं है इसको जज करने के लिए, स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से होता है, वो पॉलिटिकल जजमेंट होता है, उस समय आपको लेना पड़ेगा कि आपको इंटरवीन करना है कि नहीं करना। अगर इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी इज लिमिटेड बाई सर्कमस्टांस, सो इज द इफेक्टिवनेस ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। External interventions in the domestic politics of neighbors are rarely successful and produce unintended consequences that acquire a life of their own. Even the most powerful nations find it hard to compel the smallest state to do what is right on such issues such as democratic governance, minority rights, and federalism. They must come out of the organic evolution of peace society. Democracy and good governance can never be an outsider's gift to a nation. तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है, भले कितने भी पावरफुल नेशंस हो, वो किसी स्मॉलेस्ट स्टेट को ये कंपेल नहीं कर सकते कि हाँ आपको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ऐसे डील करना है, मिनॉरिटी राइट्स को ऐसे रखना है, फेडरलिज्म को ऐसे रखना है, क्योंकि आप उनको जितना भी बोल दो उनको करना तो वही है जो उनको करना है। ठीक है, डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस कोई आपको दूसरा लाके कोई गिफ्ट नहीं दे सकता किसी नेशन को। हम नहीं चाहते कि हम नहीं जाएंगे और चाइना को बोल देंगे नहीं आपको डेमोक्रेसी लानी है, ऐसा नहीं हो सकता। India can encourage but can't really force Colombo and Kathmandu to respect the rights of Tamils and Madhesis. But given an intricate web of linkages across South Asian borders, Delhi can't avoid dealing with these difficult issues either. तो इंडिया बेसिकली इंकरेज नहीं कर सकता कोलंबो और काठमांडू को कि आपको तमिल्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है या मधेसीज के राइट को रिस्पेक्ट करना है रिस्पेक्टिवली। बस ये बोल सकता है, उनको करना है नहीं करना वो उनके ऊपर है। इंडिया विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेबल पार्टनर एंड रिलायबल फ्रेंड, ऐसा जयशंकर ने बोला था जब वो श्रीलंका गए थे। एंड इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। कोई ईजी प्रिंसिपल्स नहीं है फॉलो करने के लिए, मतलब आप बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट काम चलेगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट चलेगा, पर बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी ये आज की एरा में बहुत ज़्यादा वेलकम है, तो इस बेसिस पे चलना चाहिए। तो आप लास्ट पे कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के सिद्धांतों पर चलना चाहिए सारे कंट्रीज़ को। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे खैर ये यहाँ पर अब बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि कैसे जो चर्च के प्रिंसिपल्स हैं वो धीरे धीरे लिबरल हो रहे हैं, विमेन को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो पोप फ्रांसिस चेंज चर्च लॉ मंडे टू एक्सप्लिसिटली अलाउ विमेन टू डू मोर थिंग्स ड्यूरिंग मास, ग्रांटिंग देम एक्सेस टू द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑन द ऑल्टर वेल कंटिन्यू टू अफर्म दैट दे कैन बी प्रीस्ट। मतलब उन्होंने बेसिकली उनको बहुत सारे एक्सेस दे दिए हैं कि आप मोस्ट सेक्रेड प्लेस के पास भी जा सकते हो, पर वो अभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकते। तो फ्रांसिस ने बेसिकली लॉ को अमेंड किया टू फॉर्मलाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज व्हाट इज कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विमेन को लेक्टर्स की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है, वो गॉस्पेल पढ़ सकती हैं, ऑल्टर में सर्व कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ रोल्स हैं जैसे कि प्रीस्ट के वो सिर्फ मेन ही कर सकते हैं। अब इंडिया की बेसिकली ये 8th टाइम है कि इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। तो इस बार इंडिया को किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर ये बताया गया। स्टार्टिंग में बेसिकली ये बताया गया कि इससे पहले इंडिया कब का मेंबर बना और इंडिया ने किस किस बात पे फोकस किया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद से। यहाँ पे मैं ये वाला बता दे रही हूँ कि अभी कौन कौन से ज़रूरी रिफॉर्म्स है यूएन में होने के लिए। तो पहला यूएन में बेसिकली जो रिफॉर्म है वो ये है कि यूएन में जो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं वो वीटो कर देते, कोई भी चीज़ वो पास नहीं हो सकती। तो परमानेंट मेंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया हर क्राइटेरिया से सफल होता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। New Delhi has said it is essential that the Security Council is expanded in both the permanent and non-permanent categories. It says India is eminently suited for permanent UNSC membership. दूसरे टेररिज्म से लड़ने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट बहुत ज़रूरी है, टेररिज्म से लड़ने के लिए, जो कि की प्रायोरिटी है इंडिया की यूएन में, कि वो यूएन में किसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए कुछ, जैसे इंडिया ने बेसिकली मसूद अजहर को जो टेररिस्ट घोषित किया था इंटरनेशनली यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना का चैलेंज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया बेसिकली इस टाइम पे एंटर कर रहा है जब चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक एज वेल एज द इंडो चाइना बॉर्डर हैज़ बीन विजिबल इन ऑल ऑफ 2020। ये आर्टिकल बेसिकली इसीलिए कि जो अलंग है वहाँ पर कैसे बहुत ज़्यादा जो शिप्स हो रहे हैं वो डिसमेंटल होने आ रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है। तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये बस कि यहाँ पे कि जैसे एनपीए बढ़ेगा क्योंकि सीवियर स्ट्रेस में लोन्स, तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक में बढ़ेगा, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कोल सेक्टर के लिए अब सिंगल विंडो क्लियरेंस अलाउ कर दी, मतलब एक ही बार आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। तो द सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल इज एम्ड एट अलाउइंग सक्सेसफुल बिडर्स फॉर कोल ब्लॉक्स टू बी एबल टू ऑब्टेन ऑल रिक्वायर्ड क्लियरेंसेज, एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, सब एक ही बार में आपको ले जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।